बिखर गई आत्मा। एक लघु उपन्यास। चैप्टर 1। समय की गति। समय तो हर इंसान के लिए एक गति से ही चलता है, लेकिन किसी इंसान पर समय का प्रवाह और प्रभाव बहुत ही सुखद होता है और किसी के लिए बहुत ही दुखद। मेरे लिए तो बस समय से समय ही था जो सामान्य गति से आगे बढ़ रहा था। वो वर्ष भी किसी अन्य वर्ष की तरह ही था। वर्ष था सन 2007। फर्क बस इतना था कि मैं बहुत ही भयभीत था। मुझे याद नहीं कि मैं उस समय से पहले कभी इतना भयभीत हुआ था और इतना असमर्थ महसूस कर रहा था। मेरे लिए सही बुद्धि तक अपना अर्थ खो चुकी थी, लेकिन सबसे ध्यान देने योग्य बात यह थी कि मैं उस समय सिर्फ 17 वर्ष का था। असल में 17 वर्ष की उम्र तो वो उम्र होती है जब किसी भी युवा की युवावस्था चरम सीमा पर होनी चाहिए और मेरा आत्मविश्वास उमड़ रहा होता, जैसे कि किसी तेज बहती पानी से भरी नदी का पानी नदी के किनारे तोड़कर बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे पास बस एक थका मांदा घृणित आत्मा था, जिसके साथ मैंने उस समय की निराशा और दुख को पार करना था। प्यार भी इंसान से न जाने क्या क्या करतब करवा देता है, जिस तरह शराब किसी भी इंसान ने न जाने क्या क्या करवा देती है। जब हम जवान और नादान होते हैं तब हमें शराब प्रेम का सबसे अच्छा विकल्प लगती है और हर टूटा हुआ प्रेमी शराब में वो सुख खोजने की कोशिश करता है जो उसको कभी प्रेम में मिला करता था। मेरे पास भी हमेशा नशे में डूबे रहने का एक बहुत ही सही बहाना था। मैं निरंतर ही नशे में रहा करता था। मैंने ये भी जान लिया था कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ रहने के योग्य नहीं था और मुझ में ही कमी थी। मुझे तो उसके कभी नजदीक तक नहीं जाना चाहिए था और मेरी आज की दशा के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार था। मैंने खुद ही तो सब कुछ बिगाड़ा था और अब शराब के नशे में उन खोए हुए सुखद पलों को खोजने की कोशिश करता था जो मैंने कभी उसके साथ जिए थे। लेकिन अब वो समय हाथों से फिसल गया था और सबने नए वर्ष में प्रवेश कर लिया। मेरी निराशा और दुख तो अब शायद मेरे लिए मेरे साथ लंबे समय तक रहने के लिए आ गए थे, पर उनको दूर रखने के लिए मैं शराब का सहारा लेता था। सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उसको खुशी से भर दिया था और मुझे दुख की गहरी खाई में धकेल दिया था, जिसमें से मैं फिर बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता रह गया। हंसते खेलते जीवन में दुख और निराशा की काली छाया पड़ गई थी और मैं एकदम अकेला ही अपने ही अस्तित्व से संघर्ष करने लगा था। मुझे यूं लगने लगा था जैसे खुशियां हमेशा के लिए मेरे जीवन से दूर जा चुकी थी। युवावस्था में लिए गए सभी निर्णय ज्यादातर अपरिपक्व होते हैं, जिनके कारण हमें आने वाले दिनों में पश्चाताप करना पड़ता है। मैं भी बिल्कुल अछूता नहीं रहा और मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ जिसकी शायद मेरे समेत किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। मुझे शराब में क्यों डूबना पड़ा, ये खुद में ही एक कहानी है जिसके बारे में आप आने वाले पन्नों में पढ़ने जा रहे हैं। बिखर गई आत्मा। चैप्टर 2। वो जादुई लड़की। अब तक तो शायद आप
समझ गए होंगे कि मेरे जीवन में निराशा का कारण क्या था। जी हाँ, ठीक समझा। एक नौजवान कॉलेज पढ़ने वाले लड़के के जीवन में उस दुख का कारण प्रेम या कोई लड़की हो सकती है। आपको पर्याप्त संकेत मिल चुके होंगे कि उस लड़की के कारण ही मैंने खुद से ही अपना नाता तोड़ लिया था और शराब का सहारा लिया। नैना, हाँ वही लड़की जिसके बारे में मैं अब तक आपको संकेत दे चुका हूँ। एक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्रा थी। वो हर शिक्षक की आंखों का तारा थी और सभी उसको बहुत पसंद करते थे। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी थे जो उसकी बुद्धिमत्ता और क्षमता के कारण उससे घृणा भी करते थे। उसके कई अच्छे दोस्त थे तो कई बहुत बुरे शत्रु भी थे। अगर एक तरफ उसकी सुंदरता के कई प्रशंसक थे तो कई ऐसी शत्रु लड़कियां भी थी जो उसकी सुंदरता के कारण उससे घृणा करती थी। वो अति खूबसूरत लड़की बहुत ही उन्मुक्त स्वभाव की थी, हमेशा ही हंसती खिलखिलाती हुई और सबसे हंस हंस कर बातें करती। पढ़ने में तो वो अव्वल थी, लेकिन दोस्तियां बनाने में भी वो शायद कॉलेज की सभी लड़कियों से आगे थी। वो किसी भी बात को कहने में कभी संकोच नहीं करती थी और हर किसी से खुले दिल से बात करती थी। उसमें वो लड़कियों वाली लाज तो बिल्कुल भी नहीं थी और वो अपने हर रिश्ते को सबके सामने खुलकर प्रदर्शित करती थी। मैं भी अन्य सभी लड़कों की तरह ही उस लड़की नैना के नजदीक जाना चाहता था और उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैं उसकी तरह खुले विचारों वाला नहीं था और ज्यादातर चुप ही रहता था और लोगों के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। पर उस लड़की को देखते देखते मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मुझे थोड़ा तो साहस करना ही पड़ेगा और एक कदम तो आगे बढ़ाना ही होगा। उस दिन, उस वैलेंटाइंस डे के दिन, उसको करीब 1 दर्जन लाल गुलाब देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने सिर्फ मेरा ही गुलाब लिया था। या ये भी कह सकते हैं कि उसके गुलाब स्वीकार करते ही मैंने 1 दर्जन गुलाब देने वाले की कोशिश करने वाले लड़कों को अपना शत्रु बना लिया था। नैना ने उन सबको ठुकराकर मेरा गुलाब कबूल किया था। जब उसने मेरे हाथ से वो लाल गुलाब को लेकर सूंघा और फिर साथ में दिए गए चॉकलेट के पैकेट में से एक चॉकलेट निकालकर अपने मुंह में डालकर मुझे धन्यवाद कहा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल गई थी। मुझे लगने लगा कि अब मेरी जिंदगी में भी एक इंसान आ गया था जिसको मैं दोस्त कह सकता था। नैना को बखूबी आता था कि किसी का दिल कैसे जीतना है और किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो सभी की भावनाओं का पूरा पूरा ख्याल रखती थी। सिर्फ यही नहीं, उसकी मीठी आवाज में उसके मुंह से निकले हुए तराशे हुए शब्द हर किसी का दिल जीतने के लिए पर्याप्त थे। उस लड़की का दिल तो जैसे सोने का ही था और हंसी मजाक के साथ साथ वो हर किसी के दुख को भी बहुत ही सहजता से अपना बना लेती थी और पूरी सहानुभूति दिखाती थी। सिर्फ एक वैलेंटाइन डे के बाद ही मुझे ये विश्वास होने लगा कि नैना ही वो लड़की थी जो भगवान ने खास तौर पर मेरे लिए ही इस दुनिया में भेजी थी। मैंने उस दिन शाम को भगवान को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी अपने बेडरूम में जाकर सपनों की दुनिया में खो गया था। उस दिन के बाद तो मेरा हर एक दिन ही खुशियों से भरा रहने लगा और मैं नैना के साथ बहुत सा समय बिताने लगा। मेरे हर तरफ खुशी और उमंग थी और मैं उसके साथ के हर पल का आनंद लेने लगा था। जब जब भी हम मिलते थे मुझे ऐसा लगता था कि मैं और भी गहराई से उसके प्रेम में डूबने लगा था। जब हम दोनों बातें करते थे मैं उसको बार बार कहता था कि मैं उसके लिए कैसा महसूस करता था और उसके साथ बिताए पल मेरे लिए कितने मूल्यवान थे। मैं उसको बार बार ये भी कहता था कि जब हम दोनों साथ होते थे तो समय कितनी जल्दी बीत जाता था।
वो मुझे मजाक मजाक में अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़ाना शुरू कर देती थी, लेकिन मैं नहीं समझ पाता था कि वो क्या कह रही होती। मैं उसके एक एक शब्द को बस सुनता था और मुस्कुरा देता था। हम दोनों ही विज्ञान के छात्र थे और अक्सर हमारी बातों में किसी न किसी बहाने से विज्ञान घुस ही आता था और हमारे उदाहरण भी अक्सर वैज्ञानिक उदाहरण ही होते थे। यहाँ तक कि हम प्रेम को भी किसी न किसी वैज्ञानिक थ्योरी से जोड़ देते थे और फिर देर तक हंसते रहते थे। बहुत ही खूबसूरत पल होते थे वो। जब वो बोलती थी तो मैं मंत्रमुग्ध होकर उसको बस देखता ही रह जाता था और एक शब्द भी नहीं बोलता। बोलते बोलते वो अपनी पतली पतली खूबसूरत उंगलियों से भी संकेत किया करती थी और मेरी उत्सुकता को और भी बढ़ा देती थी। मैं तो जैसे मदहोश ही हो जाता था। वो जब मुझे अंतरिक्ष और समय के बारे में कुछ बोलकर सुनाती थी, मैं किसी मासूम बच्चे की तरह उसके चेहरे और उसके हाथों को ही देखता रह जाता था। वह जब मुझे अंतरिक्ष के रहस्य समझाने की कोशिश करती थी, मैं उसके रूप के रहस्यों को अपनी भेदती आंखों से खोजने की कोशिश में लगा रहता। हमारी बातों के दौरान मुझे वो कुछ वैज्ञानिक बातें इस तरह से समझाने की कोशिश करती थी जैसे कि मैं उसकी कक्षा में पढ़ने वाला उसका दोस्त नहीं, कोई छोटा सा बच्चा था जो विज्ञान के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता था। मैं भी मुस्कुराकर बच्चे की भूमिका खूब निभाता था और उसकी चमकीली खूबसूरत आंखों में देखते हुए उसके एक एक शब्द को बहुत ही तन्मयता से सुनता रहता था और बीच में कुछ भी नहीं बोलता था। जैसे ही नैना को लगने लगता था कि मैं उसके शब्दों को न सुनकर सिर्फ उसको देख ही रहा था, वो तुरंत ही आगे आकर मेरे होठों को चूम लेती थी और उसी समय अंतरिक्ष और समय सब अपना अपना अर्थ खो देते थे और हम दोनों अंतरंग मिलन में डूब जाते थे, बाहर की दुनिया से पूरी तरह से अनभिज्ञ होकर। हम लोग हर दिन ही इस तरह से मिला करते थे जैसे कि वो हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि हम दोनों को साथ साथ 1.5 साल हो चुका था। समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा था और हम बाहर की दुनिया के बारे में जैसे सब कुछ ही भूलते जा रहे थे और सिर्फ एक दूसरे में और भी गहराई तक खोते चले जा रहे थे। हम दोनों को हमेशा साथ साथ देखकर और हमारी नजदीकियों को महसूस करके नैना के और आशिकों ने उसको फंसाने के सभी प्रयास छोड़ दिए थे। मैंने तो नैना को पाने के बाद कॉलेज की अन्य लड़कियों की तरफ देखना तक भी छोड़ दिया था। मेरी नजरें बस हर समय नैना को ही देखती रहती थी और मैं देख सकता था कि मुझे इस तरह से उसको देखते हुए वो कितना अच्छा महसूस होता। मैं तो जैसे उसके लिए उसकी दुनिया का केंद्र ही बन गया था और बाकी की दुनिया उसके लिए बिल्कुल ही बेमानी हो गई थी। मेरा जीवन अब सिर्फ और सिर्फ नैना के इर्द गिर्द ही घूमने लगा था और वही मेरी सब कुछ बन गई थी। जब वो बोर्ड की 12वीं की परीक्षा की तैयारियां कर रही थी, मैं उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखता था। जब वो पढ़ रही होती थी, मैं ख्याल रखता था कि हॉस्टल का उसका कमरा साफ सुथरा रहे और उसको हर जरूरत की उसके कमरे में ही मिल जाए। मैं दिन में कई कई बार उसके लिए चाय और कॉफी और कई खाने की चीजें उसको कमरे में ही लाकर दे देता था। जब उसको पढ़ाई में कुछ मदद चाहिए होती थी तो मैं दौड़ दौड़ कर उसके दोस्तों से उसके लिए नोट्स लेकर आ जाता था ताकि उसको उठकर आने जाने में समय बर्बाद ना करना पड़े। अगर उसको उसके दोस्तों से कुछ और भी चाहिए होता था तो मैं उस चीज को लाने के लिए दौड़ा चला जाता था। मैं किसी महारानी की तरह ही उसका पूरा ख्याल रखता था। मैं उसके प्रति अपने प्रेम में इतना अधिक डूबा हुआ था कि मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मुझे भी तो 12वीं की फाइनल परीक्षा देनी थी और अच्छे अंक भी प्राप्त करने थे। लेकिन उन दिनों में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी नैना की इम्तिहानों की तैयारी और मैं उसके लिए अपना कुछ भी त्यागने के लिए तैयार था। बिखर गई आत्मा। चैप्टर 3 नैना और मैं।
मैंने कुछ खास पढ़ाई करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि मुझे यकीन था कि उस साधारण से इम्तिहान को तो मैं बिना खास पढ़ाई किए ही पास कर लूंगा। मेरे लिए कि बस जरूरी अंक प्राप्त कर लेना ही महत्वपूर्ण बात थी, और उतने अंक मैं हर हाल में बिना किसी पूर्व तैयारी के ही प्राप्त कर सकता था। ये मुझ पर मेरा विश्वास ही था कि मैं जानता था कि मैं पास हो जाऊंगा। उन दिनों में मुझे न जाने क्या हुआ कि मैं ये भूल गया था कि आगे मुझे 12वीं पास करने के बाद MBBS की पढ़ाई करने के लिए प्रवेश परीक्षा भी मिली थी और सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना। मैं तो डॉक्टर न सही तो इंजीनियर और कुछ और भी बनने को तैयार था, पर नैना हमेशा से ही डॉक्टर बनने के सपने देखा करती थी। वो लोगों की सेवा करना चाहती थी और लोगों के जीवन बचाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके जीवन का कोई अर्थ हो और वो अपने कर्मों से अपने जीवन के अर्थ को प्राप्त करना चाहती थी। मेरा तो बस एक ही लक्ष्य रह गया था, और वो था किसी भी हाल में नैना के साथ ही रहना और उसका साथ निभाना। मैं उसके लिए हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार था। मैंने भी मन ही मन तय कर लिया था कि अगर वो डॉक्टर बनना चाहती थी तो मैं भी डॉक्टर बनकर दिखा दूंगा, और मैं जानता था कि मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि मैं कोई औसत दर्जे का छात्र नहीं था। अक्सर सभी कहते थे कि मैं अपनी उम्र से बहुत अधिक बुद्धिमान था और पढ़ने में और तुरंत सीखने में कक्षा में किसी भी छात्र से बहुत आगे था। नैना मुझे कहा करती थी, माय लव, अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुमको बहुत पढ़ना होगा। इतनी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा जितनी के तुम अभी करते हो। मैं चाहती हूँ कि जब लोग हम दोनों को देखो तो पहले ये कहें, वो देखो प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर अनुभव के साथ उसकी पत्नी डॉक्टर नैना जा रही है। मैं मन ही मन मुस्कुरा देता था, लेकिन उसकी बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेता था। यूं मस्ती में मैं जवाब दे देता था, तुम चिंता मत करो मेरी जान, हमारा प्रेम इतना सुदृढ़ है कि वो मुझे इतनी शक्ति देगा कि मैं हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहूंगा और हमेशा के लिए वो रास्ता खोज लूंगा जिस पर हम दोनों साथ साथ खुशी खुशी इकट्ठे चल सके। मैं तो तुमको लेकर ऊंचे ऊंचे पर्वतों को भी पार कर लूंगा, क्योंकि मेरा प्रेम है ही कुछ ऐसा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत किए और मुझ पर यकीन रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन मैं हमेशा यही चाहूंगा कि तुम ही बड़ी डॉक्टर नहीं बनो। मेरा काम तो साधारण सा डॉक्टर बनकर भी चल जाएगा। कहने को तो मैं हवाबाजी में ये सब कुछ कह देता था, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता था कि उस समय मैं सच्चाई से कितना दूर था। मैं प्रेम में जितना समय दे रहा था और नैना को पढ़ाई करने के लिए जितना समय देता था, अगर उसमें से थोड़ा सा अपने लिए निकाल लिया होता तो शायद पढ़ाई के मामले में बात ही कुछ और होती। प्यार में इस तरह की नोकझोंक तो हमेशा ही चलती रहती है और वो बहुत सा समय भी बर्बाद कर देती है, लेकिन इसके बिना प्रेम का मजा भी नहीं रहता। समय बहुमूल्य होता है, लेकिन प्रेमी उसको फालतू की बातों में ज्यादा बर्बाद करते हैं, और फिर जब उनको होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब उनको मालूम होता है कि वो कितना पीछे छूट चुके हैं या कितना नीचे गिर चुके हैं, और फिर उनको आभास होता है कि वो उस गहराई से शायद ही कभी पूरी तरह बाहर निकलेंगे। 12वीं की परीक्षा के बाद जब परिणाम आए तो मुझे जैसे सच्चाई एक थप्पड़ के रूप में आकर लगी। मैं तो उस परिणाम के लिए बिल्कुल भी तैयार। नैना को 93%
अंक प्राप्त हुए थे और मुझे सिर्फ 61%। बहुत ही मुश्किल से मैंने 60% की सीमा रेखा को पार किया, जिसको पार करना डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने के और प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी था। मैं कमरे में बैठा खिड़की के बाहर का दृश्य देख रहा था। सभी लोग नैना को शुभकामनाएं दे रहे थे और उसको गले भी लगा रहे थे, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठा खुद से ही संघर्ष कर रहा था और ग्लानि महसूस कर रहा था। मुझे अचानक ही ऐसा लगने लगा कि जैसे हम दोनों के बीच अचानक ही बहुत दूरी हो गई थी और हम दोनों में से कोई भी समानता ही नहीं रही थी। उसका डॉक्टर बनना तो तय हो गया था, लेकिन मुझे अपने बारे में शंका होने लगी। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि उस पर मेरी हालत का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ और उसने मुझसे सहानुभूति के शब्द तक नहीं कहे। उसको किसी बात की चिंता नहीं थी। सब कुछ अचानक ही बदल गया। मैं अकेला रह गया और वो प्रशंसकों से घिरी हुई बधाइयां स्वीकार कर रही थी और सबको अपनी शानदार मुस्कानें दे रही थी। वो लोगों से घिरी थी और मैं अपने कमरे के अंदर अपनी ही छाया से संघर्ष कर रहा था। एक तरफ तो मुझे वो लोगों के साथ हंसती खिलखिलाती बहुत ही अच्छी लग रही थी और मैं उसके खिले हुए चेहरे को देखकर बहुत ही खुश था, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं सच्चाई के बारे में सोचने लगा, मुझे यूं लगा जैसे मेरे दिल को पकड़कर निचोड़ दिया गया हो। मुझे लगने लगा जैसे कि मैंने सब कुछ खोने के लिए खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी थी और अब मुझे जीवन में आगे आने वाली सबसे बड़ी क्षति के लिए तैयार रहना था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसका ख्याल रखते रखते मैंने अपनी पढ़ाई में लापरवाही कर ली थी और अब परिणाम मेरे सामने था। मुझे लगने लगा कि अब मेरा आगे का भविष्य भी अनिश्चित हो गया था। हालांकि मैं बहुत ही निराश और दुखी था। मैंने किसी को भी ये महसूस नहीं होने दिया और अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान बरकरार रखी। खुद को मिलने वाली तवज्जो से नैना तो इतनी खुश थी कि वो उड़ी उड़ी जा रही थी, लेकिन मैं उसकी खुशी को किसी भी तरह से अपने दुखी चेहरे को प्रकट करके खराब नहीं करना चाहता था। जबकि उसकी मुस्कान हर तरफ जादू बिखेर रही थी, तो मैं कैसे अपना दुखड़ा रोकर उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह चिंता ला सकता था। उस दिन उसकी मुस्कान एक नहीं हजारों सूर्यों के प्रकाश को भी मात दे सकती थी। मैं तो चाहता था कि वो बस इसी तरह से मुस्कुराती रहे और उसका चेहरा कभी भी मंद ना हो। मैं अपने चेहरे की मुस्कान को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन मैं नैना को ये भी महसूस नहीं होने देना चाहता था कि मैं वास्तव में एक नकली मुस्कान भी कह रहा था और अंदर से मैं बहुत दुखी था अपनी मूर्खता के कारण। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी हालत को देखकर मुझ पर दया दिखाए। मैं नहीं चाहता था कि नैना मेरी हालत जानकर मेरे लिए कुछ सहानुभूति से भरे शब्द कहे। मैं तो बस यही चाहता था कि वो अपनी मेहनत के परिणाम का पूरा मजा ले और हर पल को जी ले। मैं उसके भविष्य की कामयाबी के लिए प्रार्थना करने लगा, लेकिन खुद मैं धीरे धीरे घुटने लगा था। बिखर गई आत्मा, चैप्टर 4। कुछ महीनों के बाद मुझे अब ये लगने लगा था कि वास्तव में ही नैना का स्तर मुझसे बहुत ही ऊंचा था। मैं एक साधारण सा छात्र था और वो तो एकदम विद्वान ही थी और हर छात्र से आगे थी। न जाने क्या सोचकर मैं उससे थोड़ा थोड़ा दूर रहने लगा, लेकिन प्यार तब भी बरकरार था। हमारी मुलाकातें कम और छोटी छोटी होने लगी थी और मैं भी उसको कभी रोकता नहीं था, क्योंकि उसको अपनी दोस्तों की नजदीकियों का मजा लेना था। महीने बीतने लगे और फिर बारिश का मौसम आ गया और हर दिन बारिश को देखते हुए या कभी कभी बरसात के पानी में भीगते हुए भी गुजरने लगा। गुजरते हुए समय के साथ उसके और मेरे बीच की दूरियां
भी बढ़ने लगी। न जाने क्यों परीक्षा का परिणाम आने के बाद ही मैंने खुद ही उससे कुछ दूरी बना ली थी, क्योंकि वो अब ज्यादा समय उन दोस्तों के साथ बिताने लगी थी जिनके के 90% से अधिक अंक आए थे। हम दोनों की मुलाकातें भी अब कम होने लगी, क्योंकि आगे की पढ़ाई कोई ऐसी वैसी पढ़ाई नहीं थी। मैं तो उसको हाल में खुश देखना चाहता था, इसलिए उससे ज्यादा मिलने की जिद नहीं करता था। लेकिन वो मुझसे ना मिल सकने के कई बहाने खोज लेती, लेकिन उसके सभी बहाने सच्चाई से भरे हुए लगते थे, क्योंकि उसने प्रमाणित कर दिया था कि वो मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थी। अब उसको बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने के लिए आखिरी प्रवेश परीक्षा पास करनी थी। मेरा क्या था, मैं तो कुछ खास सोच ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी नैना के बारे में सोचे बिना मैं एक क्षण भी नहीं बिता सकता। मैं उन दिनों के बारे में ही सोचता रहता था जब हम हर समय साथ साथ होते थे और मैं किस तरह से दौड़ दौड़ कर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। उससे दूरियां बनाने के बाद मेरा ज्यादातर समय खुले अंतरिक्ष को देखने में या फिर किताबें पढ़ने में ही बीतने लगा। धीरे धीरे निराशा ने मेरे अंदर अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। 61% अंक लेकर मुझे किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, और किसी बड़े कॉलेज की प्रवेश परीक्षा को पास करना या 90% से अधिक अंक लाना मेरे बस की बात नहीं थी। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे बुद्धू और मूर्ख तक कहना शुरू कर दिया। वो तो यहाँ तक कहने लगे थे कि मैंने उनके परिवार के बड़े नाम पर काला धब्बा लगा दिया। मैंने प्रवेश परीक्षा के फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। मैं जानता था कि अपने पतन के लिए मैं खुद ही दोषी था, क्योंकि अगर मैंने पिछले 2 वर्ष नैना के प्रेम में ना खराब की होती या फिर उसकी पढ़ाई का ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई ना बिगाड़ ली होती, तो आज बात कुछ और ही होती और मैं भी गर्व से सर उठाकर चल रहा होता। लेकिन मैंने तो सब कुछ ही बर्बाद कर दिया, और इसके लिए मैं और सिर्फ मैं ही दोषी था। मैं किसी भी हाल में नैना या हमारे प्रेम को दोष नहीं दे सकता था। घर के अंदर मेरे परिवार के साथ बातचीत बस हाँ हूं तक ही सीमित हो गई। मैं अपने माता पिता को कैसे बताता कि मैं किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, या निराशा कैसे मेरे अंदर अपना स्थायी स्थान बनाने लगी थी। लेकिन अगर मैं उनको समझाने की कोशिश भी करता तो क्या वो लोग समझते? बिखर गई आत्मा, चैप्टर 5। 4 महीनों के बाद मुझे कम अंक लाने का उतना दुख नहीं था, क्योंकि आगे की MBBS की प्रवेश परीक्षा में मैं थोड़ी अधिक मेहनत करके जरूर पास कर लेता। पर मुझे इस बात का दुख ज्यादा था कि अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि नैना भी अब मुझसे दूरी बनाने लगी थी। शायद इसने कुछ और ही सोचना शुरू कर दिया था। बस इसी उधेड़ में समय धीरे धीरे फिर पीछे छूट गया और मैं अपने अकेलेपन से बाहर नहीं आ सका। घर के लोगों से तो जैसे मेरा नाता ही टूट गया था। हाँ, बस खाने के समय थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, लेकिन अब तो पहले जैसी बात नहीं थी। और घर के लोग भी शायद धीरे धीरे मेरी निराशा को समझने लगे थे, इसलिए मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश नहीं करते थे। फिर एक बरसात के दिन करीब 4 महीनों के बाद अचानक ही नैना ने मुझे फोन किया। फोन उठाते समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथ कांपने लगा था। मैं तो बस उसकी आवाज सुनने के लिए मरा जा रहा था। मैंने किसी तरह से मेज पर पड़े फोन को उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, मेरे मुंह से बहुत मुश्किल से खनकती हुई लेकिन
दबी दबी सी आवाज निकली। मेरी आंखें बंद थी और मन में न जाने कितनी ही भावनाएं एक साथ उमड़ने लगी थी। कुछ पल की चुप्पी रही और इस दौरान बाहर से बारिश की आवाज मेरे कानों तक आती रही। वो समय मुझे अनंत जैसे ही लगा, जैसे कि वो चुप्पी कभी अंत नहीं होगी। लेकिन तभी उसने जवाब दिया, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? हालांकि वो चिंता व्यक्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज में कहीं गहराई में छुपी हुई खुशी भी मेरे कानों तक पहुंच गई थी। मैंने तुरंत ही सोचा, ओह, वो अभी भी मुझसे प्रेम करती। शुक्रिया भगवान, मैं तो सोचा था कि मैंने उसको हमेशा के लिए खो दिया था। मैंने तुरंत ही खुद को विचारों से निकाला और सहज स्वर में ऊंची आवाज में कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारे बिना उतना भी ठीक नहीं हूं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी प्रवेश परीक्षा कैसी रही? आज यहाँ ये लिखते हुए मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस समय की सच्चाई तो ये थी, काश वो जवाब दे देती कि वो फेल हो गई थी। अगर वो फेल हो जाती तो हम फिर से एक हो जाते और साथ साथ होते, लेकिन वो मेरा स्वार्थ, सिर्फ स्वार्थ। मैंने तुरंत ही खुद को संभाला और इस तरह से नकारात्मक ढंग से सोचना बंद कर दिया। तभी इसकी आवाज आई, अनुभव, मैंने इम्तिहान पास कर लिया और मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। इतना सुनते ही मैं बिल्कुल ही निराश हो गया। अब इसका मतलब था कि मैं और नैना अब कभी भी फिर से एक नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर भी मैंने खुद को नियंत्रित करते हुए जोशीली आवाज में कहा, वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब तो बस तुम डॉक्टर बन ही गई, समझो। यही तो तुम चाहती थी ना डॉक्टर साहिबा? मैंने अपनी आवाज को बहुत ही नियंत्रित रखने की कोशिश की, लेकिन आंखें दबा दी गई और उन्होंने आंसुओं को कैद से मुक्त कर दिया। तभी नैना ने कहा, अनुभव, मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। मेरे पास उसको कहने को अब कुछ भी नहीं था और मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। उसने जो मांग कर दी थी वो उसकी भविष्य की यात्रा के बिल्कुल विरुद्ध थी। वो या तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुन सकती थी या फिर मुझको। बाहर बारिश तेज हो गई थी और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें खिड़की के कांच से टकराकर बहुत शोर करने लगी। मैंने जवाब देने में खासी देरी कर दी, शायद इसलिए उसने सोचा कि शायद मुझे कुछ हो गया था। तो उसने तुरंत ही कहा, अनुभव, तुम्हारी प्रवेश परीक्षा कैसी रही? क्या तुमने इम्तिहान पास कर लिया? मेरे मुंह से तो जैसे शब्द ही नहीं थे, मैं उसको क्या जवाब देता। फिर मैंने खुद पर पूरी तरह से नियंत्रण पाकर धीमे से कहा, सॉरी नैना, मैंने प्रवेश परीक्षा नहीं दी। पुराने रिजल्ट से और 61% अंकों से मैं बहुत ही निराश हो गया था, इसलिए हिम्मत ही नहीं हुई। और फिर तुम भी मुझसे दूर थी, तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि अब तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। मैं बहुत ही निराश हो गया, मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या? नैना के मुंह से हैरानी से भरा सिर्फ एक ही शब्द। इससे पहले कि वो रोना शुरू कर देती, मैंने खुद को मनी मन बहुत कोसा कि मैंने उसका दिल क्यों दुखा दिया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आबा की स्थिति को कैसे संभाला। उसने वास्तव में रोना शुरू कर दिया और मुझे उसकी सिसकियों की आवाज और बारिश की बूंदों की खिड़की के कांच से टकराने की आवाज मिश्रित होकर आने लगी। उसने अपने रोने को रोका, लेकिन हिचकियों भरी आवाज में कहा, अनुभव, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हो। हे भगवान, तुम्हारे दिमाग में ये आ भी कैसे सकता है कि मैं कभी तुमसे प्रेम करना छोड़ सकती हूँ? पागल हो तुम। मैं तुमसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना करती थी, बल्कि उससे भी ज्यादा। मैं शब्दों को खोजने लगा कि इन शब्दों में उसको जवाब दूं। तुम इतनी खुश थी
और तुम्हारे जीवन में सब कुछ इतना अच्छा अच्छा होने लगा कि मैंने सोचा कि शायद तुम मुझे अनुभव, मुझसे वाक्य पूरा ही नहीं हुआ, लेकिन वो पूछती रही। इसलिए आखिर में मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने सोचा कि शायद तुम्हारे स्तर मुझसे बहुत ऊंचा था और मैं तुम्हारे योग्य नहीं था। तुमको तो मुझसे अधिक अच्छा लड़का मिलना ही चाहिए था। मैंने एक बार फिर से खुद को कोसा कि मैंने फिर से उसको रुला दिया, लेकिन इस बात को वो बहुत जोर से भड़क उठी और बोली, तुम जानते हो अनुभव, वास्तव में तुम मेरे योग्य नहीं। मैं तो सोच रही थी कि हम जीवन भर ही साथ रहेंगे, लेकिन तुम लगता है वो नहीं जो मैं समझती थी। अनुभव, याद है कि हमें कैसे एक दूसरे से प्रेम हुआ था। हमने अपने भविष्य के लिए कितनी योजनाएं बनाई थी, लेकिन तुमने खुद को असुरक्षित महसूस कर सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमको छोड़ दूं या तुमसे दूर हो जाऊंगी? मैं तुम्हारे बिना किसी सुनहरे भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम सोच रहे हो कि मैं दूर दूर रहने लगी? हाँ, मैं बताती हूँ। मैं चाहती थी कि हम दोनों कुछ दिन दूर रहे और दोनों ही अपने अपने मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं पास कर लें और फिर से मैं चाहती थी कि तुमको भी किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अनुभव? मैंने तो न जाने क्या क्या सपने सोचे थे कि हम दोनों डॉक्टर बनेंगे और फिर शादी के साथ साथ ही लोगों की सेवा करेंगे, पर सब बिगड़ गया अनुभव। नैना, मेरे मुंह से बस इतना ही निकला और मैं चुप हो गया, लेकिन वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने एक बार फिर से उसका नाम पुकारा तो वो भड़क कर बोली, आगे से कभी मेरा नाम भी मत लेना। मैं कुछ दिनों में नए कॉलेज में जा रही हूँ। मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। इतना कहने के साथ ही उसने झट से फोन काट दिया और मैं किसी पागल और मूक दर्शक की तरह अपने हाथ के फोन को ही देखता रह गया। मेरा दिमाग घूमने लगा और मुझे आभास होने लगा कि मेरी ही असुरक्षा की भावना और हिंसा के विचार ने मेरा पतन कर दिया था। वही तो थी जिसके कारण मैं जीवन में कुछ करना चाहता, लेकिन मैंने उसको भी अब हमेशा के लिए दूर कर दिया। वैसे मेरा पतन तो बहुत पहले ही 61% अंक पाने के बाद ही शुरू हो गया, लेकिन दर्द अब होने लगा। अब तो जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभालने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उस दिन से मैंने शराब की बोतल में सुकून खोजना शुरू कर दिया और पहली बार घर से दूर एक बार में बैठकर अकेला बैठा बहुत देर तक एक के बाद एक ना जाने कितने ही पैग पी गया। मैंने खुद को धीरे धीरे शराब में इस तरह डुबा दिया जैसे कि कोई कछुआ खुद को धीरे धीरे पानी के नीचे ले जाता है। कुछ दिनों में सब जान गए थे कि मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। मैं होश में आने पर बहुत ही घबराने लगता था और फिर तुरंत ही बोतल को मुंह से लगा लेता था। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे परिवार वाले और रिश्तेदार भी मुझसे दूर दूर ही रहने लगे और मेरे पड़ोसी मुझे नशे में देखकर मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैं जब घर में होता था तो तब कभी कभी मेरी मम्मी और डैडी मुझसे पूछने की कोशिश जरूर करते थे कि आखिर मुझे हुआ क्या था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहता। बस उनसे अपने खर्चे के लिए पैसे ले लेता था और उनको कुछ भी नहीं बताता। सभी लोग बहुत ही परेशान और चाहते थे कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। इसी तरह नशे के झोंक में करीब 1 वर्ष का समय बीत गया और मेरी शराब की आदत स्थायी हुई। अब तो जैसे ही मैं होश में आता था तुरंत ही बोतल को मुंह से लगाकर फिर से होश भुला देता था। मुझे होश में रहना मौत के जैसे ही लगने लगा। मेरे अंदर का हारा हुआ इंसान मुझे उसी हालत में रखना चाहता था, लेकिन मैंने आखिर निर्णय लिया कि अब जीवन मेरे लिए आगे बढ़ने का समय आ गया था और मुझे आगे बढ़ने के लिए सब कुछ बदलना ही होगा। हालांकि मैं बिल्कुल अकेला था और मैं नहीं जानता था कि जीवन का नया अध्याय मैं कैसे लिखूंगा।
लेकिन मैं कम से कम आगे के जीवन पर चलने को तैयार तो था। पर मैं नहीं जानता कि मैं आगे क्या कर पाऊँ या क्या करूँगा। मैंने शराब को छोड़ दी और दिन में एक बियर से ही काम चलाने लगा। मैंने खुद के लिए नियम बना लिया, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैंने पहले ही पश्चाताप करके बहुत सजा भोग ली थी और आगे मैं वैसा नहीं रहना चाहता जैसा कि मैं पिछले 1 वर्ष रहा था। मैं अब पौराणिक चिड़िया फिनिक्स की तरह एक बार फिर से रात से निकलकर जीवित हो जाना चाहता था। मैंने वचन लिया कि जैसे भी हो और जितना भी परिश्रम करना पड़े, मैं अपनी और अपने परिवार की खोई हुई इज्जत को वापस हासिल करके ही दिखा। सब कुछ मैंने ही तो बिगाड़ा था, तो मेरा परिवार बुरे परिणाम क्यों हुए? मैं उनको अब आगे दुख नहीं देना चाहता और सब कुछ ठीक कर देना चाहता। नैना अब मेरे लिए बहुत पीछे छूट गया, एक सुंदर सपना ही बन गई थी, लेकिन एक ऐसी सुखद याद जो अब भी सोचते सोचते मेरे होठों पर एक मुस्कान ले आती थी और आंखों में नमी। लेकिन मैं तुरंत ही अपने आंसुओं को रोक देता था और चेहरे को ढो लेता था, ताकि फिर से किसी को मेरे दुखी चेहरे की झलक तक न दिखे। मैं अब किसी की दया का पात्र नहीं बनना चाहता था। मैं अब खुद को और अधिक सजा नहीं देना चाहता। मैं बस खुद को संभाल कर आगे बढ़ना चाहता। मैं किसी के लिए बुरी याद बनकर नहीं जीना चाहता था। आत्मा चैप्टर 6 परिवर्तन को तैयार। मैं अब फिर से एक ऐसा इंसान बनना चाहता था जो औरों के होठों पर मुस्कान ला सकता था। मैं सबसे पहले अपने मम्मी डैडी को एक बार फिर से पहले की तरह ही हंसते मुस्कुराते देखना चाहता था। मैं आप सबको नैना की तरह ही मुस्कुराता हुआ देखना चाहता था। मुझे मालूम था कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए आगे क्या करना था। मैंने खुद से वादा किया, मैं अब बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और जल्दी ही किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिले की परीक्षा 90% से भी अधिक अंकों से पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई करूँ। मैं अब ये पढ़ाई अपने खोए हुए प्रेम को सम्मान देने के लिए करूँगा। मैं अपने घर का गौरव फिर से वापस ले आऊँगा और अपने मम्मी डैडी को मुझ पर गर्व करने को मजबूर कर दूंगा। फिर जैसा कि होना ही था, सभी को मेरे व्यवहार में अचानक ही बहुत अधिक और गंभीर बदलाव दिखाने लगा। कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि मैं वही अनुभव था जो दिन रात बार में बैठा शराब के नशे में धुत लोगों के साथ झगड़े मोल लेता रहता था और कभी कभी तो घर वालों को सड़क के किनारे पड़ा मिलता था। कोई विश्वास ही नहीं करता था कि मैं वही अनुभव था जिसको उसके मम्मी डैडी आधी आधी रात को घर के बाहर धकेल देते थे, क्योंकि मैं घर के अंदर नशे में न जाने क्या क्या बक रहा होता था। सिर्फ कुछ ही महीने पहले तो थी मेरी वैसी हालत। मेरे डैडी मुझ में आए बदलाव से बहुत ही खुश थे और वो भी हर समय मुझे प्रोत्साहित करने लगे। उनको मुझे आगे बढ़ता देखकर बहुत खुशी होती। उनकी आंखों में धीरे धीरे वही पहले वाला स्नेह लौटने लगा और वो मेरे खाने पीने की बहुत सी चीजें मेरे कमरे में रखकर जाने लगे। उन्होंने मेरा दाखिला शहर के सबसे बड़े और सफल कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवा दिया ताकि मैं मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाऊँ। वहां से मुझे जो भी अध्ययन की सामग्री मिलती थी, मैं उसका बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करने लगा और पूरा मन सिर्फ पढ़ाई में ही लगाने लगा। मेरा अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाना। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के सभी आंतरिक इम्तिहानों में टॉप करना शुरू कर दिया और सभी मेरी प्रशंसा करने लगे। मेरे टीचर मेरा बहुत ही सम्मान करने लगे। वो मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण अन्य छात्रों को भी देने लगे। मैं बस यही कामना करता था कि काश नैना भी मेरी मेहनत और लगन को देख सकती, उसको भी शायद मुझ पर गर्व होता। मेरे अंदर का हरा हुआ इंसान न जाने कहाँ गायब हो चुका।
मैं तो यहाँ तक सोचने लगा था कि शायद मुझे अब देखकर नैना फिर से मेरे पास आ जाती, लेकिन अब मुझे ये भी मालूम चल चुका था कि मैं अतीत में कितना बड़ा मूर्ख था और मैंने बेकार ही पूरा 1 वर्ष बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं खुश था कि मैंने किसी तरह खुद को सुधार लिया था और अब एक खुशहाल जीवन में प्रवेश करने को पूरी तरह से तैयार था। लेकिन शायद ये सब कुछ मैं खुद को तसल्ली देने के लिए सोच रहा था, क्योंकि सच्चाई तो यही थी कि मैंने नैना का दिल तोड़ दिया था और उसके साथ धोखा किया, उसकी आकांक्षाओं पर खरा न उतरा। उसको मुझ जैसे एक हारे हुए इंसान से कहीं बेहतर इंसान मिलना चाहिए, क्योंकि मैं किसी बहुत ही पढ़े लिखे और सभ्य इंसान को पाने के वो योग्य थे। लेकिन फिर मैंने प्रार्थना की कि वो जहाँ कहीं भी हो अपने जीवन में खुश हो। और फिर इंतजार करते करते प्रवेश परीक्षा का समय भी आ ही गया। मुझे खुद पर ही ताज्जुब हो रहा था कि मेरे अंदर वास्तव में कितनी छुपी हुई प्रतिभा थी। मैंने तीनों विषयों के पेपर इतनी आसानी से हल कर दिए जितनी आसानी से एक चाकू मक्खन के टुकड़े के 2 भाग कर देता। 3 घंटों के अंत में मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैंने मेडिकल कॉलेज में अपने लिए एक सीट सुरक्षित कर ली थी। मुझे 100% विश्वास था कि मुझे MBBS में दाखिला मिलेगा। मैंने खुद को जीवन में कभी भी इतना आत्मविश्वास नहीं महसूस किया था। जिस दिन परिणाम आया, मेरी माँ तो मेरे माथे को चूमना ही नहीं रोक रही थी और मेरे डैडी मुझे बार बार गले लगा रहे थे। मैंने MBBS की प्रवेश परीक्षा में टॉप कर दिया था और ये खबर अखबार की सुर्खियां भी बन चुकी थी। हर तरफ पूरे मोहल्ले में सिर्फ मेरी चर्चा हो रही थी और लोग प्रशंसा कर रहे थे कि मैंने खुद को शराब के चंगल से निकाला था और कैसे बहुत मेहनत करके इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। अब अतीत के दिन बहुत पीछे छूट गए थे, जिन दिनों में मैं शराबी कभी बार में तो कभी सड़कों पर भटकता फिरता था। बिखर गई आत्मा, चैप्टर 7। वो फोन कॉल। मेरा फोन बजा तो मैंने हमेशा की तरह ही उसको उठाकर स्क्रीन पर दिख रहे नंबर को पढ़ा। मैं एकदम से चौंकन्ना हो गया, जैसे कि मुझे उस नंबर से तो कभी फोन आने की उम्मीद ही नहीं थी। वो फोन नंबर पिछले 1 वर्ष से कभी मेरे फोन की स्क्रीन पर प्रकट ही नहीं हुआ था। वो नैना का फोन था। मैंने सोचा कि शायद उसने मुझे शुभकामना देने के लिए फोन किया था। उसने फोन का जवाब देने से पहले मैंने 2 बार सोचा, लेकिन फिर मैंने जवाब देने का फैसला कर लिया। हेलो, मैंने अपनी आवाज की उत्तेजना को दबाने की कोशिश करते हुए कहा। अनुभव, बधाई हो। तुमको यकीन नहीं होगा कि आज मैं तुम्हारे लिए कितनी खुश हूं। तुमने तो कमाल के टॉप कर दिया। उसकी आवाज की खुशी ने मुझे राहत से भर दिया और मुझे सब कुछ एक बार फिर से हसीन लगने लगा। थैंक यू नैना, इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। या फिर यूं कहूं कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे फोन किया। मैंने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुमको मेरे फोन करने से खुशी नहीं हुई? मैंने तो ये सोचा था कि तुम मेरी आवाज सुनकर खुश हो जाओ। हे भगवान, मेरे तो पांव जमीन पर नहीं टिक रहे हैं, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि हम दोनों फिर से एक हो सकते। जरा सोचो तो सही कि हम दोनों ही डॉक्टर हो गए और हमेशा के लिए साथ हो। यही तो हमने चाहा था कि नहीं? तुम MBBS के टॉपर हो। अब तो तुमको मेरे कॉलेज में ही एडमिशन बहुत ही आसानी से मिल जाए। इस तरह हम दोनों एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं होंगे, कभी भी नहीं। उसकी प्यारी प्यारी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया और मैं भड़क गया। मेरे अंदर इकट्ठा हो चुकी सभी भावनाएं एक साथ जैसे फटकर बाहर आ गई, जैसे बहुत समय के बाद कोई सोया हुआ ज्वालामुखी फट पड़ा।
जानती हो मैंने शायद कभी भी तुमको समझा और पहचाना ही नहीं। मैंने सोचा था कि तुम्हारा हल्का फुल्का स्वभाव, तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा, लेकिन अब मुझे मालूम चला तो तुम एक स्वार्थी, आत्म केंद्रित लड़की के सिवा और कुछ भी नहीं। तुम्हारा किरदार बहुत ही फिसला है, बहुत ही छोटा है। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि तुमसे छूटने के बाद मुझ पर क्या बीती थी? क्या तुम जानती हो कि मैं किस नरक से वापस आया? कभी तो सोचा होता कि मैं क्या कर रहा था और कैसा था। मैं अपनी खुद की एक धूमिल छाया बन गया था। जब मुझे तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत थी तब तुम मेरे पास थी, लेकिन अब जब तुमको मालूम चला है कि मैंने खुद को भी तुम्हारे स्तर तक या फिर उससे भी ऊपर उठा लिया, तो तुम अब फिर से हमारे मिलन की बात कर रही हो। अगर मैं तुम्हारे कॉलेज में दाखिला ले भी लेता हूँ तब भी मैं अपने से 1 वर्ष सीनियर लड़की के साथ नहीं दिखना चाहूंगा। मैं उस 1 वर्ष सीनियर लड़की की छाया में नहीं चलना चाहूंगा। हे भगवान, अभी भी तुम में इतना घमंड और हिम्मत है कि तुम मुझसे इस तरह मीठी मीठी बातें कर रहे हो? क्या तुम जानती हो कि मैं 1 वर्ष तक शराब के नशे में धुत इधर उधर गिरता पड़ता फिरता रहता था, और कभी कभी तो रातों को घर से भी बाहर धकेल दिया जाता था। और अब तुम फिर से हमारे मिलन की बात कर रही हो? तुम कैसी लड़की हो? नहीं ना, मैंने इतना सब कुछ बोलने के बाद जो राहत और शांति महसूस की, उतनी मैंने जीवन में पहले कभी भी महसूस नहीं की। इस तरह से मन के गुबार को निकाल देने के बाद मैं बहुत ही संतोष महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि अचानक ही मैं कोई और ही हो गया था, और अब मेरा मन बहुत ही अलग था। फोन पर नैना की हिचकियां लगातार ही सुनाई दे रही, लेकिन मैंने उसको रोकने की कोशिश तक नहीं की। मुझे लगा कि शायद उसका रोना कभी रुकेगा ही। एक बार तो मेरे मन में आया कि मैं फोन काट दूं और जितना दूर हो सके उतना दूर फेंक दूं, लेकिन तभी फोन पर उसकी आवाज एक बार फिर से सुनाई दी, सुबकते हुए, अनुभव, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था कि तुम किस दौर से गुजर रहे थे, लेकिन तुमने भी तो पूरे 1 वर्ष तक मुझे कभी फोन नहीं किया और ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसी थी और क्या कर रही थी। जीवन मेरे लिए भी कुछ फूलों की सेज की तरह नहीं रहा, लेकिन तुम क्या जानो अनुभव। मुझे अचानक ही लगा कि जरूर नैना के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैंने बहुत ही सावधानी से अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो नैना? जो कुछ भी उसने कहा उसको मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ओह अनुभव, मैं तो तब से तुम्हारा इस कॉलेज में आने का इंतजार कर रही हूँ। मेरी एक दोस्त ने मुझे बता दिया कि तुम MBBS की प्रवेश परीक्षा को पास करने के लिए बहुत गंभीर पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव को जानती हूँ। मैंने जानबूझकर MBBS की पहले वर्ष की परीक्षा ठीक से नहीं ली और मैंने जानबूझकर ही गलत उत्तर लिख दिए और मैं पहले वर्ष में फेल हो गई। जानते हो मैं इसलिए फेल हुई ताकि अगले वर्ष तुम्हारे साथ एक ही कक्षा में पहले वर्ष के छात्रों के साथ बैठूं। मैं तो 1 वर्ष से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ अनुभव। मैं तो हर हाल में तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। उसकी हिचकियां और मेरा फोन मेरे हाथ से फिसल नीचे गिर गया और फर्श से टकराकर 2 टुकड़े हो गया। मेरी आत्मा भी फोन की तरह ही धड़ाम से नीचे गिरी और लाखों टुकड़ों में बिखर गई। बिखर गई आत्मा। क्या करा आखिर? मैं पूरी रात ही आंसू बहाता रहा और यही सोचता रहा कि कोई लड़की किसी लड़के से इतना भी प्यार कर सकती थी कि अपना एक बहुमूल्य वर्ष तक बर्बाद कर सकती। उसके इंतजार में मैं पिछले सभी वर्षों में मेरे और उसके बीच हुई
हर एक बातचीत को फिर से याद करने लगा। हम दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े तो बहुत होते थे, लेकिन हम कुछ घंटों के बाद फिर से पहले जैसे ही हो जाया करते थे और हमारा प्रेम और भी परवान चढ़ जाता था। लेकिन अब मैं जिस चौराहे पर खड़ा था वहाँ मुझे कभी उसकी गलती ज़्यादा बड़ी लगती थी तो कभी अपनी गलती। रात भर में बस इसी असमंजस में था कि अब मुझे क्या करना चाहिए और आगे का रास्ता कैसे बनाना चाहिए। एक बार तो मैंने सोचा कि मुझे तुरंत ही उसको फिर से किसी और के फ़ोन से फ़ोन करना चाहिए, लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं उससे कहूँगा क्या, क्योंकि अगर 1 वर्ष मैंने बर्बाद किया तो हमारे प्रेम की खातिर उसने भी तो अपना MBBS का 1 वर्ष बर्बाद कर दिया था। मैंने उसको फ़ोन तो नहीं किया, लेकिन अगली सुबह ही डैडी से उनकी कार लेकर सीधा उसके कॉलेज के बाहर पहुंच गया और गेट पर ही उसके आने का इंतजार करने लगा। तभी वो सामने से आती हुई दिखाई। मैंने देखा कि उसकी आंखें सुजी हुई थी और चेहरा बिल्कुल ही मुरझाया हुआ था। मुझे देखकर भी वो रुकी नहीं तो मैं दौड़कर गया और उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी कार की तरफ खींच लाया। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है अनुभव। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि इस तरह मेरी बात सुनने के बाद भी मेरा फोन काट दे। तुमने गलत समझ लिया है ना। मैं तो खुद को इतना बड़ा दोषी और अपराधी मानने लगा था कि फोन मेरे हाथ से छूट कर नीचे गिरा और टूट गया। तो किसी और के फोन से भी तो बात कर सकते थे। चाहता तो था, लेकिन मैं अपने अपराध बोध के नीचे इतना अधिक दब गया था कि खुद को उठाने की ताकत भी नहीं बची। मुझे माफ कर दो नैना। तुमने मेरे लिए जो बलिदान किया है वो सकारात्मक बलिदान है, लेकिन जो मैंने शराब पीकर 1 वर्ष खराब किया वो मेरी नकारात्मक सोच का परिणाम था। वैसे तो मैं तुम्हारी माफी का हकदार नहीं, लेकिन आज मैं तुमको अपने घर ले जाकर मम्मी डैडी से मिलवाने के लिए अपने घर ले जाने आया हूँ। आने से पहले मैंने मम्मी डैडी को हमारी पूरी कहानी बता दी। वो लोग भी हैरान थे कि मैंने इतनी बड़ी बात और हमारे प्रेम को इतने वर्षों तक छुपाए रखा था। अनुभव, मैं इस तरह कैसे जा सकती हूँ तुम्हारे साथ? सब कुछ भूल कर तो जा सकती हूँ। चलो अब दोनों ही सब कुछ पिछला भूल जाते हैं और आने वाले जीवन के बारे में सोचते। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए अनुभव। मेरे मम्मी डैडी तुम्हारे मम्मी डैडी से मिलेंगे और फिर दोनों परिवार मिलकर हमारी पढ़ाई पूरी होने के बाद हमारी शादी की बात भी कर लेंगे। मैंने नए जोश से कहा, अनुभव मैं तुमको एक बहुत ही गंभीर बात बताना चाहती हूँ। मैं फिर से हैरान हो गया कि अब कौन सी बात बताने जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराओ मत, अब कोई बम फोड़ने नहीं जा रही। मैं तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई। मैंने अपने मम्मी डैडी को भी हमारी कहानी पूरी सुना दी है, बिना एक भी बात छुपाए। उन्होंने भी अखबार में तुम्हारे MBBS की प्रवेश परीक्षा में टॉप करने की खबर पड़ी थी। उनको कोई आपत्ति नहीं। अब तुम शाम को अपने घर में तैयार आना, क्योंकि आज शाम को मैं अपने मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर आ रही। उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही मैंने उसको बाहों में ले लिया और उसके गालों को चूमा। वो शर्मा कर तुरंत ही पीछे हट गई और बोली, इस तरह करेगो तो फिर हम कक्षा में पढ़ाई कैसे करें? सब लोग हमको ही देखते रहे। मैं तो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम दोनों के जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ गए थे जहाँ से आगे का रास्ता फूलों की चादर की तरह था और हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उस पर चलने को तैयार थे। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।